का मकसद है वो ये है कि आप सबको इस चीज़ का शऊर फैलाना है कि मुल्क इस वक्त बहुत क्रूशल स्टेज पे है। जिस तरह से पिछले 4 साल की लूट मार ने, नालायकी ने, नाअहली ने जो पाकिस्तान का हाल कर दिया, आज आप देखें कि 4 हफ्ते हुए हैं PMLN की हुकूमत को आए हुए, 4-5 हफ्ते। कल मैं शहबाज शरीफ साहब की कराची में स्पीच सुन रही थी। मुझे इतना ताज़ा हवा का एक झोंका लगा कि शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह कल जब बिज़नेस कम्युनिटी से कराची में वो खिताब कर रहे थे, प्राइम मिनिस्टर साहब, 4 साल में मेरे कान तरस गए उस किस्म की गुफ्तगू सुनने के लिए। हमें तो आदत थी कि 4 साल में गुफ्तगू ये हुआ करती थी कि मैं AC उतरवा दूंगा, उसकी बेटी को पकड़ लो, उसकी माँ को पकड़ लो, उसकी बहन को पकड़ लो, अगर मैंने नवाज शरीफ को तंग ना किया तो मुंह पे हाथ फेर के कि वो तुम देखना, और इंतकाम 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 के इल्ज़ामात के अलावा मैंने 4 साल में कोई बात नहीं सुनी। और ये उसी का नतीजा है कि पाकिस्तान आज माशी तौर पे, मैं बार बार एक जुमला दोहराती हूँ कि पाकिस्तान आज माशी तौर पे वेंटिलेटर पे है। और उसका 4 साल में जो पाकिस्तान के साथ किया गया है उसका खमियाजा आज पाकिस्तान भुगत रहा है। तो मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के लिए हम सबको मिल के काम करना होगा। शहबाज शरीफ साहब की जब मैंने कल स्पीच सुनी तो मुझे बहुत खुशगवार हैरत हुई कि सिर्फ 5 हफ्ते में उनकी एक, जाहिर है उनकी एक रेपुटेशन तो है एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की, एक ऐसे वज़ीर आला पंजाब की जिसने अपनी दिन रात खिदमत से पाकिस्तान की पंजाब की तकदीर बदली है। और पंजाब का हर शहर, हर डिस्ट्रिक्ट गवाही देता है कि वहाँ शहबाज शरीफ ने तरक्की दी है। तो कल जब मैं उनकी बात सुनी तो जिस तरह से पाकिस्तान के एक एक इशू के ऊपर उनकी ग्रिप थी, मुझे बड़ी खुशगवार हैरत हुई और मुझे फ़ख्र भी हुआ कि मैं एक ऐसी जमात से ताल्लुक़ रखती हूँ जिसके कायदीन पाकिस्तान के बारे में इतना दर्द रखते हैं। और अभी ये भी मैं आपको बता दूं कि कल मुझे जब इमरान खान साहब जलसे से खिताब कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ जो है वो 6 बजे उठता है तो मेरा माली भी 6 बजे उठता है। मुझे ये बताएं कि इस किस्म की बात करते वक्त इंसान को 10 दफ़ा ये ख्याल आना चाहिए कि आप उस माली को जो 6 बजे उठ के अपनी हलाल रोज़ी कमाने के लिए, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करने के लिए निकलता है, तो क्या वो ये ताना सुनने के लिए निकलता है? आप जब वज़ीर आज़म थे तो आप 12 बजे उठते थे और 4 बजे बनी गाला वापस चले जाते थे। पाकिस्तान का जो आज ये हाल हुआ है ये इस वजह से हुआ है। आपने एक मेहनत कश को ताना दिया 6 बजे उठने का, शहबाज शरीफ को ताना दिया 6 बजे उठने का। शहबाज शरीफ 6 बजे इसलिए नहीं उठता कि शहबाज शरीफ ने 6 बजे उठ के अपना ज़ाती कारोबार करना है। शहबाज शरीफ 6 बजे इसलिए उठता है कि रात से शहबाज शरीफ की नींद हराम होती है कि मुझे सुबह उठ के इस कौम की खिदमत में हाजिर होना है। और फिर आप ये कहते हैं कि इनको कीमतें बढ़ाने से डर लग रहा है, इनको तेल की कीमतें बढ़ाने से डर लग रहा है। आप सोचें कि कोई भी होशो हवास रखने वाला शख्स, स्पेशली वो शख्स जो 22 करोड़ के सर पर वज़ीर आज़म बन के मुसल्लत रहा हो, क्या वो ये बात कर सकता है जिसको इतना सा भी दर्द हो पाकिस्तान के अवाम का? जाहिर है डरते हैं हम, इसलिए नहीं डरते कि उसका सियासी फ्लैग हम पे आएगा। नवाज शरीफ साहब डरते हैं कीमतें बढ़ाने से, शहबाज शरीफ साहब डरते हैं कीमतें बढ़ाने से। उसकी वजह यह है कि उनको पता है कि लोगों की माशी हालत पहले इतनी कमज़ोर है कि अगर ऑयल, डीजल की, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाईं तो उनके घरों में फाके आ जाएंगे। हर
समझ रखने वाला, अवाम का दर्द रखने वाला जो भी वजीर आज़म होगा उसको ये यहाँ पर तकलीफ होगी 1 रुपया भी कीमत बढ़ाने से पहले। क्योंकि शायद इमरान खान साहब को 4 साल में मैंने एक मर्तबा ना अवाम की बात करते सुना, ना अवाम की तकलीफ पर बात करते सुना। बात करते सुना उनको तो सिर्फ ये बात करते सुना कि मैं फलां को नहीं छोड़ूंगा, मैं फलां को नहीं छोड़ूंगा। वहां पर भी 4 साल पे भी वो कंटेनर से नहीं उतरे, अब हुकूमत से निकल गए तो फिर कंटेनर पे। तो अब ये कल कहते हैं कि श्रीलंका के सदर ने मुझे तरीका एक बताया है महंगाई ख़त्म करने का, मैं वो तरीका इस्तेमाल करूंगा। तो भाई 4 साल जो आपने किया, आवाम की किस्मत से खेला, आवाम की हालत बर्बाद कर दी, आवाम को महंगाई के मनोबोझ तले दबा दिया, वो बोलने के काबिल नहीं रहे। बिजली महंगी कर दी, और बिजली सिर्फ महंगी नहीं की, लोड शेडिंग को जिसको मुस्लिम लीग नून ख़त्म करके गई थी, 0 पे करके गई थी, आज 12-12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। तो क्या ये 4 हफ्ते की आई हुई हुकूमत की वजह से हो रही है? आज शदीद गर्मी है, लेकिन मुस्लिम लीग नून ना चाहकर भी लोड शेडिंग को के लिए कुछ नहीं कर पा रही। उसकी वजह यह है कि जब आपने प्लांट्स बंद रखे इतनी देर, आपने उनके पैसे नहीं दिए, आपने उनकी मेंटेनेंस नहीं की, सारी तवज्जो आपने इंतकाम पे रखी, तो फिर ये तो सफर करना था ना। आज वही हुआ कि 4 साल की मुस्लिम लीग नून की 5 साल की मेहनत बेकार गई, और आज फिर से पाकिस्तान के अवाम लोड शेडिंग के अंधेरों में मुब्तला हैं। और आज मुझे अभी टीवी से पता चला कि शीनी मजारी साहिबा जो है वो अरेस्ट हो गई हैं। तो मुझे कोई खुशी नहीं हुई ये खबर सुन के। मैंने सुना कि उन पर ये मुकदमा जो है वो उनकी अपनी बुज़दार हुकूमत में कायम हुआ, और वो कोई 800 कनाल की अराजी जो हुकूमत पाकिस्तान की शायद अराजी है, मुझे डिटेल्स अभी नहीं पता मुकदमे की। सुना एंटी करप्शन ने उनको अरेस्ट किया है, और वो कोई 800 कनाल कोई अराजी है महकमा माल की, जो इन्होंने बोगस कंपनी के नाम इंतकाल करवाया उसका। तो मैं टीवी पे सुन रही थी कि पीटीआई उस पे औरत कार्ड भी खेल रही है कि खातून को अरेस्ट कर लिया, ये हो गया वो हो गया। बात यह है कि एंटी करप्शन ने अगर उसको अरेस्ट किया है तो उनके पास कोई वजह होगी अरेस्ट करने की, और औरत कार्ड की तरफ तो आप कभी आना भी ना। उसकी वजह यह है कि जब मुझे अरेस्ट किया गया 2 दफ़ा, तो उसकी वजह यह नहीं थी कि मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम था। इनके ऊपर तो संगीन इल्ज़ाम है, मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं था। मेरे ऊपर एक दफ़ा ये इल्ज़ाम था कि मैंने अपने वालिद की मुआवनत की, तब मेरी उम्र भी 16-17 साल थी, और उसकी पादाश में मुझे 4 महीने इन्होंने अडयाला में रखा। और उसके बाद जब मैंने नवाज शरीफ साहब की रिहाई के लिए मूवमेंट शुरू की, जलसे शुरू किए, तो जाहिर है उसमें बहुत बड़ी एक आवाम की तादाद ने शिरकत करनी शुरू कर दी। तो मैं फिर एक दिन कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ साहब कैद थे, मैं उनको मिलने गई, तो वहाँ पर मुझे शहबाज शरीफ साहब ने, हम उनका इंतज़ार कर रहे थे, मुलाकात का दिन था, तो जेलर अंदर आए। मैं मियाँ साहब के साथ जेलर के ऑफिस में बैठी थी मुलाकात के लिए। मेरे बच्चे भी थे साथ, मेरी बेटी भी थी, मेरा बेटा भी था, जुनेद था, और छोटी बेटी थी जो उस वक़्त शायद 14-15 साल की थी, तो वो भी थी मेरे साथ। तो जब हम अंदर आए, नवाज शरीफ साहब के साथ हम बैठे, तो जेलर साहब ने अंदर आके कहा कुछ 5-10 मिनट के बाद कि शहबाज शरीफ साहब आपको बाहर बुला रहे हैं। अब मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है। तो मियाँ साहब ने उसको कहा कि शहबाज शरीफ साहब तो अंदर आने वाले थे। मैंने कहा नहीं जी। अब उसका चेहरे पे कोई एक्सप्रेशंस थे जो मैं पढ़ नहीं सकती थी, तो उन्होंने कहा नहीं जी वो मरियम बीबी को बाहर बुला रहे हैं। जब मैं बाहर गई जेल के गेट पर, तो वहाँ पर शहबाज शरीफ साहब के साथ नैब की टीम खड़ी थी और साथ पुलिस थी। उन्होंने कहा कि बेटी आपको अरेस्ट करने आए।
तो मैंने उनको कहा कि क्यों? तो उन्होंने कहा कि कोई चौधरी शुगर मिल का केस है जिस पे ये आपकी इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। तो मैंने कहा अच्छा, आपने अरेस्ट करना है, आप ज़रूर अरेस्ट करें, मैं अपने वालिद को ज़रा मिल के आ जाऊँ, उनको बता के आ जाऊँ कि मैं अरेस्ट होने लगी हूँ। तो मैं बड़ा अपना कंपोजर जितना मैं रख सकती थी मैंने रखा। मैं अपने वालिद के पास गई तो मैंने उनको कहा कि बाहर मुझे नैब अरेस्ट करने आई है। जाहिर है वालिद थे, घबरा गए, लेकिन बोले कुछ नहीं, वो भी बड़े कंपोज थे। और वो उठे, मैंने कहा मुझे इजाज़त दें मैं जाऊँ। तो मेरी बेटी थी छोटी, वो रोने लगी, उसकी आवाज़ें पूरे ऑफिस में आई, मैंने उसको चुप कराया। तो नवाज शरीफ साहब वहाँ बैठे थे, तो अभी मैं उनसे, वो खड़े हुए मुझे मिलने के लिए, गले मिलने के लिए कि बेटी अब जेल जा रही है। तो इतने में नैब की टीम उसी ऑफिस में दाखिल हो गई और नवाज शरीफ साहब के सामने मुझे अरेस्ट कर लिया। नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक जुमला कहा कि वक्त एक जैसा नहीं रहता, ये याद रखना। और आपको मैं आज ये भी बता दूं कि जिस मुकदमे में इन्होंने 4 महीने मुझे 60 दिन मुझे नैब में रखा, बाकी दिन इन्होंने मुझे कोट लखपत में डेथ सेल में रखा, क्या कौम ये जानती है कि आज तक वो मुकदमा मेरे खिलाफ किसी कोर्ट में रजिस्टर नहीं हुआ, कोई रेफरेंस नहीं बना, वो तफ्तीश वहीं रह गई जहां थी। और तफ्तीश क्या होती थी, नैब में जब मुझे इन्होंने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा तो तफ्तीश क्या होती थी कि आप आजकल कौन सी किताब पढ़ रही हैं, आपके घर में जो निज़ाम है वो कौन चलाता है, मियाँ साहब पार्टी की जब फैसले करते हैं तो वो मशावरत कैसे होती है। मतलब वक्त गुजारने के लिए नैब की इन्वेस्टिगेशन टीम मुझसे ये पूछती थी। तो मैं हंसती थी, मैं उनको कहती थी कि जब आपके पास कोई है नहीं सवाल पूछने के लिए तो आप ये क्या मेरे से सवाल पूछते रहते हैं। लेकिन बात ये कि मैंने मजलूमियत कार्ड नहीं खेला, मैंने औरत कार्ड नहीं खेला। और आपको ये भी मैं बता दूं कि मैं जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीनों में जब सूरज जो था उससे मेरा सेल तप रहा होता था और सवाए एक पंखे के जो 24 घंटों में चंद घंटों के अलावा नहीं चलता था, मुझे डेथ सेल में रखा। मैं भी एक औरत थी, किसी की बेटी थी, बेगुनाह सियासी मुकदमे में जेल में थी, लेकिन मैंने कभी मजलूमियत कार्ड नहीं खेला। मैंने इनको ये कहा कि जो आपको जवाब मुझसे लेना है आप लें, मैं आपके इंतकाम का भी सामना करूंगी, आपके जबर का भी सामना करूंगी, और आज तक कोई केस ये मेरे खिलाफ साबित नहीं कर सके। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहती हूँ कि मैं फिर भी, इन्होंने जो भी मेरे साथ किया, जिस तरह का भी सलूक किया, मैं फिर भी किसी इंतकाम में बिलीव नहीं करती। और मैं नहीं चाहूंगी कि चाहे वो कोई मर्द हो या औरत हो। शीरी मजारी साहब को तो खवातीन ने अरेस्ट किया है ना, मुझे दोनों दफा जब अरेस्ट किया था तो किसी खातून ने अरेस्ट नहीं किया, लिटरली मुझे मर्दों ने अरेस्ट किया। और ये भी मैं बता दूं कि ये कहानियां मैं कभी कौम के सामने जरूर लाऊंगी कि नैब में मेरे साथ इन्होंने क्या सलूक किया, कहाँ इन्होंने कैमरास लगाए हुए थे, क्या क्या ये करते थे। रात को 12 बजे ये मेरे कमरे पे, मर्द जितने भी ऑफिसर्स होते थे वो धावा बोलते थे और मेरी वीडियोस बनाते थे, इनके पास वो वीडियोस मौजूद हैं। और एक दफ़ा मैंने थोड़ा सा, जब ये 12 बजे मेरे कमरे में रेड के लिए आए तो खिड़की से मैंने देखा कि उस वक्त के लाहौर के जो डीजी नैब थे वो बाहर अंधेरे में छुप के खड़े थे और उन्होंने पुलिस ऑफिसर्स को भेजा रात को 12 बजे मेरे कमरे पे रेड करने के लिए। मैं आपको ये बात बता दूं कि अगर मैंने ज़बान खोली कि इन्होंने मेरे साथ क्या किया तो बात बहुत दूर तक जाएगी, लेकिन वो बात जब मैं करूंगी कभी बेहतर वक्त आया, और वो इसलिए नहीं करूंगी कि वो मेरे साथ गुजरा, इसलिए करूंगी कि मैं कौम के सामने ये रखूं कि ये किस किस्म के, किस कमाश के लोग थे।
लेकिन आज अगर शीरी मज़ारी साहिबा अरेस्ट हुई हैं तो उनको किसी इल्ज़ाम पे अरेस्ट किया गया है, तो उनको उस इल्ज़ाम को फेस करना चाहिए, उसके जवाबात देने चाहिए, उसके सबूत उनको देने चाहिए, उन इल्ज़ामात को गलत साबित करना चाहिए। और अगर वो इसमें कामयाब हो जाती हैं और बेकसूर साबित हो जाती हैं तो मैं कौम से वादा करती हूँ कि सबसे पहले मरियम नवाज शरीफ उनके साथ खड़ी होगी। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप आइन तोड़ें, और ना सिर्फ ये कि आप आइन तोड़ें बल्कि ढिठाई से, बेदर्दी से आइन को, पाकिस्तान के आइन को अपने पांव तले रोंदें, और उसके बाद आप ये इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दें अदालतों पर कि रात को मेरे लिए अदालत क्यों खुली। भाई, रात को अदालत आपके लिए इसलिए खुली क्योंकि आपने आइन तोड़ने का संगीन जुर्म किया था। ये नहीं हो सकता कि आप आइन के ऊपर पांव रख के गुजर जाएं और कोई अदालत आप उसका नोटिस ना ले। आपने संगीन जुर्म किया था, आप पे आर्टिकल 6 लगता है। और ये भी मैं आप सबको बता दूं कि ये अभी भी लाडला है, ये अभी भी लाडला है, क्योंकि खुदा न खास्ता जो, वैसे तो नवाज शरीफ साहब इस मिट्टी का बेटा है, इस मिट्टी से उसने वफा की है, उसकी खातिर उसने इतनी बड़ी बड़ी तकलीफें झेली, लेकिन वतन अजीज की सलामती पर कभी आंच नहीं आने दी। उन्होंने अगर इदारों पर कभी तनकीद की तो उन्होंने एक तामीरी तनकीद की। उन्होंने कहा कि अपने दायरा कार से बाहर ना निकले, क्योंकि जब आप पर उंगलियां उठती हैं तो मुझे तकलीफ होती है। ये होता है मुहिब्बे वतन लीडर। लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि नवाज शरीफ साहब इस सिस्टम का लाडला नहीं है, वो अवाम का लाडला जरूर है, जिसको अवाम बार बार जिसको अवाम बार बार ये उसको निकालते हैं, अवाम उसको लेके आती है, उसको निकालते हैं, अवाम उसको लेके आती है। लेकिन जो इमरान ने जिस ठिठाई से आइन को तोड़ा, बल्कि तोड़ना बड़ा सॉफ्ट लफ्ज है, जिस तरह आइन को रोंदा, आइन को कुचला इमरान के स्पीकर ने, इमरान के डेप्यूटी स्पीकर ने, और आज तक उसका सदर, जिसका बेटा इदारों को खुलेआम गाली देता है, उसका सदर और उसका गवर्नर पंजाब आज तक जो है वो आइन का हुलिया बिगाड़ते आ रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कुछ नहीं। यही अगर आइन तोड़ने की हरकत नवाज शरीफ ने की होती, शहबाज शरीफ ने की होती, मरियम नवाज ने की होती, तो मैं ये दावे के साथ कहती हूं कि हमारी जो लाशें हैं ना, वो चौकों पर टंगी होती इस वक्त। तो ये क्या बात हुई कि जो आपको बुली करे, जो आपको गाली दे, जो एक नापाक मुहिम चलाए इदारों के खिलाफ, उसको तो सहूलत मिल जाए। शीरी मज़ारी कोई प्राइम मिनिस्टर से बड़ी तो नहीं है ना। प्राइम मिनिस्टर आज प्राइम मिनिस्टर होते हुए अपने बेटे वजीर आला के साथ आज FIA की अदालत में पेश हुआ था। तो अगर नवाज शरीफ अपनी बेगुनाह बेटी के साथ सैकड़ों पेशियां रोजाना की बुनियाद पर अगर भुगत सकते हैं, और शहबाज शरीफ वजीर आजम होते हुए, हमजा वजीर आला होते हुए अपना जवाब अगर दे सकते हैं, तो शीरी मज़ारी साहिबा को भी अपना जवाब देना चाहिए। ये नहीं होगा कि आपने अगर कोई गलत काम किया है, जो कि अभी कानून साबित करेगा, मैं उसके बारे में अभी कुछ नहीं कहना चाहती क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन होगी तो सामने आना चाहिए ना कि आपने क्या किया है। तो उसमें अगर आप बाइज्जत बरी होती हैं, उसमें अगर आप बाइज्जत आप निकल आती हैं, तो मैंने आपको पहले कहा है कि मैं आपके साथ खड़ी होंगी। लेकिन ये नहीं हो सकता कि जब आपकी गलत कार्यों पे, आपकी बेहूदगी पे, आप उसको इदारों को बुली करके आराम से बच के निकल जाएं। ये वही इमरान खान है ना जो फॉरेन फंडिंग पे 7 साल से बैठा है और उसको आगे चलने नहीं दे रहा। उसको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? क्यों नहीं चल रहा वो? यही फॉरेन फंडिंग का केस जिसके अंदर
इतने बड़े बड़े इररिफ्यूटेबल एविडेंसेस हैं। अगर नवाज शरीफ के खिलाफ होता तो नवाज शरीफ की पार्टी इस वक्त सफाए हस्ती से मिट गई होती। क्यों है ये फर्क, ये तफरीक क्यों है? और आप ये देखें कि अदालत उज़्मा ने एक्शन लिया आइन तोड़ने पर, तो इन्होंने अदालत उज़्मा को दिन रात बुरा भला कहना शुरू कर दिया। इमरान खान साहब ने अपनी तकारीर में और इनके लोगों ने सोशल मीडिया पे गालियां निकालनी शुरू कर दी। इनके मिनिस्टर्स ने, इनके लोगों ने गालियां निकालनी शुरू कर दी। उस वक्त जो अदालतें थी वो बिकी हुई थी, और उसके बाद जब शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ सो मोटो नोटिस हुआ तो वही अदालतें अचानक अच्छी हो गई। उन अदालतों की शुक्रिया अदा करने शुरू हो गए। वही ईसीपी जिसको रोज की बुनियाद पर कहा जाता था कि ईसीपी चेयरमैन इस्तीफा दे, ईसीपी चेयरमैन के खिलाफ जो इन्होंने जुलूस निकाले, उस पे जो ईसीपी चेयरमैन के खिलाफ जो प्लैकार्ड्स इन्होंने पकड़े होते थे, उस पे गालियां लिखी थी, लिटरली इंग्लिश की गालियां लिखी होती थी, क्योंकि इनको डर था कि इनके खिलाफ जो फॉरेन फंडिंग केस है उसमें इतने बड़े बड़े सबूत आ चुके हैं जिनका सामना इमरान खान नहीं कर सकते थे। तो उसी ईसीपी को इन्होंने गाली देना शुरू की, और कल जब इनके अपने अरकान 25 अरकान डीसीट हो गए तो उस ईसीपी की तारीफ में ज़मीन और आसमान के कलाबे मिलाने शुरू कर दिए। ये तो तरीका नहीं है ना कि आपके दिल में जो आए पहले इदारों के बारे में मुगलजात बको। जो कानून आपको पकड़े वो कानून बुरा है, जो कानून आपके मुखालिफ के खिलाफ फैसला दे वो कानून अच्छा है। जो इदारा आपके खिलाफ हरकत में आए वो क्या नाम इसने लिया था, वो क्या कह रहे थे इदारों को, सिपा सालार को क्या कहा, मीर जाफर और मीर सादिक। जो इदारा आपके खिलाफ, आपकी गैर कानूनी हरकतों के खिलाफ हरकत में आए वो मीर जाफर हो गया, वो मीर सादिक हो गया। और अगर वो जानवर है, और अगर वो आपके हक में फैसला दे तो फिर आप उसकी तारीफ शुरू कर देते हैं। तो मुझे तो ये समझ नहीं आती कि ये क्या मंतक है। और अगर इसी तरह बुली करके आपने इदारों से फैसले लेने हैं, इदारों को आपने बुली करना है, और आपका रोल अब पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक बुली का रोल रह गया है, तो फिर इदारों को भी सोचना चाहिए, कौम को भी सोचना चाहिए कि एक बुली को आप फीड क्यों कर रहे हैं। और आप ये देखें कि कल इन्होंने जो बातें की अपनी तकरीर के अंदर, मैंने ये बहुत पहले कहा था कि आज भी जब भी मुझे इमरान खान का नाम लेना पड़ता है तो मुझे दिली तकलीफ होती है, क्योंकि ये शख्स इस काबिल नहीं है कि मैं इसका नाम लूँ। लेकिन 4 साल क्योंकि ये वजारत उज़्मा की कुर्सी पे जो शख्स बराजवान रहा, जिसने पाकिस्तान की तबाही की, जिसने पाकिस्तान की बर्बादी की, जो पाकिस्तान की मईशत को वेंटिलेटर पर डालने का जिम्मेदार है, जो पाकिस्तान के तमाम दोस्त ममालिक को दुश्मनों की सफ में खड़े करने का जिम्मेदार है, जिसने जाते जाते पाकिस्तान में वो आग लगाई कि उसको बुझाते बुझाते साल लग जाएंगे। तो मैं आइंस्टाइन को तो का नाम तो नहीं ले सकती ना, मैं किसी और मुल्क के सरबराह का नाम तो नहीं ले सकती ना, जो इस कुर्सी पे 4 साल रहा, जो इस सब तबाही, बर्बादी, नालायकी का जिम्मेदार है, उसका क्या नाम है? तो इमरान खान का जो भी नाम है वो इमरान खान का नाम मुझे लेना पड़ता है।